आज हमारे साथ कर्नल आर एस सिंह साहब मौजूद हैं। एक ऐसा विषय जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। सड़कों पे लोग खुशियां मना रहे हैं, कुछ लोग घरों में मातम मना रहे हैं, और एक चर्चा चल गई है कि इस देश में संविधान से देश चलेगा, आईपीसी चलेगा, कानून से चलेगा। ये कोई थ्योरेटिक स्टेट नहीं है कि आप किसी को भी मार दें, और कानून को अपना काम करना चाहिए। ये सुनते सुनते हम सब लोग बड़े हो गए हैं, और कानून ने कब अपना काम किया ये हमको पता नहीं चला। और हम अपनी बातचीत को आज उस पस मंजर में, उस बैकग्राउंड में शुरू करना चाहते हैं जिसमें एक मुसलमान माफिया डॉन, जिसका आतंक उत्तर प्रदेश में था, और इत्तेफाक से ये मुसलमान पसमानदा मुसलमान है, जिसे हम हिंदुस्तान में बैकवर्ड और गरीब कहते हैं। उसका नाम है अतीक अंसारी। कुछ दिन पहले उसका बेटा मारा गया। अतीक अहमद। अतीक अहमद अंसारी। हाँ, अच्छा। अतीक अहमद अंसारी। और एक और डॉन है यहां, मुख्तार अंसारी, जिसके रिश्तेदार इस देश के उपराष्ट्रपति बने, हामिद अंसारी। ये चुनाव भी लड़ते हैं, ये माफिया भी हैं, ये मुसलमान भी हैं, ये गजवाए हिंद के पैरोकार भी हैं, ये इस्लामिक स्टेट के पैरोकार भी हैं, ये दाऊद के भी सपोर्टर हैं, ये हाजी मस्तान के भी सपोर्टर हैं, ये करीम लाला के भी सपोर्टर हैं। ये कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद पे चुप्पी रहती है इनकी। ये अलग अलग पार्टियों में रहते हैं, इनका एजेंडा अलग होता है। लेकिन महज बात, इत्तेफाक की बात यह है कि भारत की कोर्ट, जो कभी भी सुओ मोटो इन मामलों पे बहुत एक्टिव नजर नहीं आती, कहां नाली गंदी है, कहां पे पानी नहीं जा रहा है, उस पर बहुत सुओ मोटो लेती है। लेकिन इसी कोर्ट के कम से कम 10 लोग, जो जज भी हैं या पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हैं, उन्होंने एक समय में इसी अतीक अंसारी डॉन का केस सुनने से मने कर दिया। और वो इतने डरे हुए थे कि अगर हम इसको सुनेंगे तो उनकी जान का क्या होगा। लेकिन आज अतीक अंसारी एक इनकाउंटर में मारा गया। कुछ लोगों ने उसे मारा, उसकी एक अलग कहानी है। लेकिन आज उसके उस इनकाउंटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को बहुत समय है कि वो सुनवाई करना चाहती है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि इस देश में क्राइम इसलिए पनप रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को जिन मुद्दों पे बोलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जेरे कयादत में 5.5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को रामनवमी की 10 दिन की छुट्टी भी चाहिए। लेकिन उन मुकदमों पे सुनवाई साल दर साल चलती है। जो लॉ मिनिस्टर बनते हैं वही वकालत करने खड़े हो जाते हैं। एक पुराना लॉ मिनिस्टर है, वो हर क्रिमिनल की वकालत के लिए खड़ा हो जाता है। तो ये एक नेक्सिस है। उस सुप्रीम कोर्ट को इस इनकाउंटर के बारे में सुनवाई करनी है। ये बेसिकली हमारी बातचीत का आज फोकल पॉइंट है। सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि समय आ गया है भारत में कि ये जो जस्टिस सिस्टम, कानून से देश, संविधान, ये हम सब सुनते हैं। क्रिमिनल भी यही कहता है, माफिया भी यही कहता है, अंडरवर्ल्ड भी यही कहता है, टेररिस्ट भी यही कहता है। जिस देश में टेररिस्टों को गरीब हेडमास्टर का बच्चा बता करके बुरहान वानी को महिमा मंडित किया जाता हो, जिसमें अतीक अहमद अंसारी के यहाँ पत्रकार जाते हो, कहते हैं वो तो बड़ी अच्छी बिरयानी खिलाता था। तो ये लेवल है हमारे यहाँ चीज डिस्कोर्स का। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई की जो बात कही है, वो कितनी आपको, एक 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 एक्स आर्मी ऑफिसर के बहैसियत, एक विदेश मामलों के आप एक्सपर्ट भी हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पे आपने कई सारी किताबें भी लिखी हैं, खासतौर से नो द इंटरनेशनल, उसमें किस तरीके से भारत के अंदर ये तमाम लोग काम करते हैं, आपका क्या व्यू है? अ, आपको मेरा नमस्कार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। बड़ी अजीब सी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि एक याचिका के ऊपर में अतीक अहमद उसका और भाई। लोगों को उनके भाई के हत्या के ऊपर में वो सुनवाई करेंगे। अगर इतनी ही चुस्ती और संजीदगी शायद पहले सुप्रीम कोर्ट या साहस, हम्म। सुप्रीम कोर्ट पहले, साहस इज द राइट वर्ड, हाँ, साहस जितनी साहस, राइट। अगर वो पहले दिखाते तो बात कुछ और होती। लेकिन जब तक अतीक जिंदा था वो साहस देखने को नहीं मिला।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने सही कहा कि अब तो ये पब्लिक में ये आ चुका है बात, इसका काफी इस पर चर्चा हो चुकी है कि कम से कम 1 दर्जन जजों ने उसके इसकी जो क्राइम करियर जो है उसके केस को सुनने से मना कर दिया। कोई और कारण से नहीं, दहशत के कारण से। यानी आप ये कह रहे हैं कि जज साहिबान जो बहुत बड़ी कुर्सी पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक 2 कौड़ी के माफिया के लोगों जी से डरे थे कि जी केस ही जी सुनने से जी मने कर जी दिया। जी जी। तो ये इनके सबॉर्डिनेट जुडिशरी थी वो, हाई कोर्ट के लेवल पर, उसके नीचे के लेवल में कोई प्रोसिक्यूटर तैयार नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो भी दहशत में। तो यहां पर गौर करने वाली ये बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट अपने आप को कॉलेजियम का, अपने आप को सर्वोसर्वा मानती है कि हम ही जज बनाएंगे, तो क्या आप ऐसे कायर जज बनाते हैं? नहीं, जज बनाते वक्त तो रिश्तेदारी देखी जाती है ना, हाँ। उसमें कायरता तो थोड़ी और बाद उस में थोड़ी समय देखते हैं। कायर जज। और आप कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट है, हम रहनुमा है, हम पूरी न्यायपालिका का हम नेतृत्व करते हैं, हम उसकी रहनुमा है। अगर आपकी ऐसी रहनुमाई है तो देश बचाए ऐसी न्यायपालिका से। क्या इसमें सुओ मोटो इनको कार्रवाई कर, सुओ मोटो भी नहीं, इनका कर्तव्य बनता था, इनका कर्तव्य बनता था कि उन लोगों की हिफाजत, अपने सबॉर्डिनेट जुडिशरी को ये हौसला देना कि भाई हम आपकी हिफाजत करेंगे, करवाएंगे, आप सुनिए। और ऐसा भी हो सकता था कि वो कहते कि नहीं, हमारे पास डायरेक्टली ले आओ। आखिर ये जेल नहीं बदल देते हैं? कठुआ वाले केस में आपने देखा नहीं कि कहां से कहां केस को ट्रांसफर करवा दिया गया, और किस लिए करवाया गया वो हम और सब आप सब पूरी जानते पूरे हैं। पूरा देश जानता है। ठीक है। तो इस तरह तो पुष्पेंद्र जी ये बताइए कि वकील दहशत में, जज दहशत में, आज एक पांडे, एक जो पांडे साहब जो जेलर थे वहां पे नैनी में और दूसरे जगहों में, वो उन्होंने पूरी एक आज एक इंटरव्यू दिया है ये टाइम्स नाउ के हिंदी हिंदी चैनल को, नवभारत टाइम्स को। और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से कोर्ट का रजिस्ट्रार इनको फोन करता था कि ऐसा करो, उसको अंसारी को जाके बोल दो कि वो ना अभी वो केस नहीं दायर करे, अभी फिक्सिंग नहीं हुई है। बताइए। टुडे यू हियर दैट एंटायर इंटरव्यू कि अभी फिक्सिंग नहीं हुआ है। बताइए। और वो कह रहे कि मैं गया, मैं उसको बोला कि भाई ऐसे ऐसे आपका रजिस्ट्रार से फोन आया था, तो उसने कहा कि अच्छा अच्छा मैं तो करने वाला था, लेकिन ठीक है, मैं तो बहुत मुश्किल में हो जाता अगर मैं कर देता था। रजिस्ट्रार क्रिकेट देखने के लिए अंसारी को स्पेशल टीवी आईजी आके खुद लगवाता है। ठीक है। तो आप बताइए कि एसपी दहशत में, कोर्ट का रजिस्ट्रार दहशत में, वकील दहशत में, विधायक दहशत में, सरकार दहशत में, तो तो अभी भी आप क्या मुझसे दहशतगर्दी, टेररिज्म की परिभाषा मांगेंगे? वो बॉम्ब अटैक से कोई दहशत नहीं होता, मैं तो कभी नहीं आया हूं, इतने सारे बॉम्ब अटैक हुए हैं, उससे कोई दहशत नहीं होता। दहशत होता है इससे, जो साइलेंट तरीके से किससे? चलती और इसको केवल एक क्रिमिनल का दर्जा आप देकर इसको, आप इसको लॉ एंड ऑर्डर का समस्या बनाना है। चाहते हैं? आप दहशत में अब, और इसको आप लॉ एंड ऑर्डर। हम्म। आपकी तो इतनी दहशत हो गई कि यकूब मेनन के लिए आपने 2 बजे रात को आपने न्याय खोला ले, वो भी दहशत था। मैंने वही वही बात कहा कि कम से कम पांडे जी के माध्यम से तो पता चल गया। क्या याकूब मेनन के लिए किसी दहशत के चलते ही आपने 5 बजे सुनवाई की? ये भी तो पता चले। लोगों को बिल्कुल पता नहीं, बिल्कुल, लेकिन दिस आपने इज, ये ये है जिहादी दहशत का स्वरूप।
और आपने शुरुआत में कहा कि कुछ लोगों में मातम है। मातम किन लोगों में? मातम उन लोगों में है जो कि इसके जिहादी, जो इसके सपोर्टर्स थे। और ये कोई, ये नहीं कि कुछ लोग, एक एक सेगमेंट, वो सब नहीं। अतीक अहमद का इतनी उसकी राजनीतिक, उसका महत्व क्या था? उसका राजनीतिक महत्व ये था कि उसका जिहादी वोट बैंक पर उसका कब्जा था। और चाहे वो याकूब मेनन हो या अतीक अहमद हो या अंसारी हो, ये सब में, माफ कीजिएगा, ज्यादातर भारत के मुसलमान इनमें एक गजवाए हिंद का हथियार का रूप देखते हैं इनमें। और इसीलिए याकूब मेनन के जनाजे में 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ हो जाती है। आज भी इस बात का डिमांड है कि उसके उसका जो ये है, वहां पर एक मजार है, वहां पर एक बहुत बड़ा वो बनाया जाए, ताजमहल बनाया जाए, ऐसे भी डिमांड है, ठीक है। और हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था थी उस समय, अभी का नहीं मालूम, वो काफी इसको गंभीरता से ले रही थी। ये सॉरी, मुंबई में ये डिमांड था। आज अतीक अहमद के मारे जाने पर भीड़ मुंबई में, वहां पर जगह जगह पर पोस्टर्स लगे इसके सपोर्ट में। अब क्या क्या चीज, क्या बताना है, क्या चीज छुपी हुई है? सब तो इतना ओपन है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको, आप देश के साथ इतनी नाइंसाफी मत कीजिए, इसको लॉ एंड ऑर्डर का दर्जा देने के लिए। उसको उसको तो उसको अच्छा, छोटा। मैं आपको एक क्राइम कॉरिडोर के बारे में हम लोग सबको बहुत पहले से मालूम है। इलाहाबाद में अतीक अहमद, आगे जाइए अंसारी, ठीक है। फिर वो सिवान में आपका शाहबुद्दीन, और मोहम्मद फिर आगे शाहबुद्दीन। वो, आगे वो अजमल, अजमल का। असम अजमल है में। मुझे इतवाला जो है। हाँ, असम में ये पूरा कॉरिडोर, ठीक है ना। और बीच में एक व्यक्ति है, आप सबको उसका नाम मालूम है, वो, मतलब आप सोचिए कि वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम बन गया। हम्म। एक 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 जिहादी जिसने अपनी बेटी को अगवा कर लिया, वो तो बना ही था होम मिनिस्टर। तो ये है जिहाद, ये क्राइम कॉरिडोर नहीं है, एक ये जिहादी कॉरिडोर है। और इसमें क्या है, ये नेटवर्क को आप इसको कि इनका पूरा जो पॉलिटिशियन के साथ क्या नेक्सस है इनका। देखिए, हमारे यहाँ जो भी ये राजवंश वाली पार्टियां हैं, ठीक है, ये जितने राजवंश वाली पार्टियां हैं, उन्होंने पैसे के बल पे कुछ और ये करके उन्होंने एक अपना एक लिमिटेड सा वोट बैंक बना रखा है। वो कभी पैन इंडियन हो ही नहीं सकते हैं। ये जितनी राजवंश की पार्टियां, टुकड़े टुकड़े इन्होंने बना। अब पावर में आने के लिए इनको मुसलमान का, जिहादियों का पूरा वोट बैंक उनको मिलना चाहिए। तो अतीक जैसे लोग, अंसारी जैसे लोग, आजम खान जैसे लोग, वो पूरा वोट बैंक डिलीवर कर देते हैं। जब वो पूरा वोट बैंक डिलीवर कर देते तो इनकी सरकार बन जाती है। अच्छा, ये जो राजवंश जो है, ठीक है, ये बहुत घटिया किस्म के लोग हैं, समझे कि नहीं। ये जो राजवंश वाली जो पार्टियां हैं, फिर वो सत्ता पर हावी हो जाती हैं। सत्ता पर वो क्यों आना चाहती है? एक तो जरूर, मतलब पावर एक चीज है, लेकिन पावर से ज्यादा इन्होंने जो अनाप शनाप जो पैसा कमाया होता है, उसको बचाने के लिए। अब जब इस तरह की मजबूरी पाकिस्तान की आईएसआई देखती है, तो वो रिक्रूट कर लेती ऐसे पॉलिटिशियंस को, ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को, ठीक है। और किसको वोट देना है, किसको नहीं वोट देना है, ये केवल ओवैसी नहीं डिसाइड करता है, निर्णय नहीं लेता है, या ये जामा मस्जिद वाला नहीं करता है। ये तो प्यादे हैं। हाँ, ये पूरा जो ये
आपके पैन इस्लामिक जो आप पैन इस्लामिक जितना जो जो आईएसआई सपोर्टेड, और ये पूरा देखिए ये एक नेटवर्क जो है ना, ये गजवाए हिंद जिसको नेटवर्क, उस नेटवर्क में जिहादी क्रिमिनल्स भी, आज से नहीं शुरू से, हाजी मस्तान के समय से, दाऊद इब्राहिम का करीम करीम लाला। हाँ, उसका फिनेंशियल नेटवर्क है। ये जिहादी क्रिमिनल्स जिनका मैंने नाम लिया, ये क्राइम क्राइम कॉरिडोर का वो है, इंडियन मुजाहिदीन, देवबंद, ठीक है, बरेलवी, बरेलवी, अहले हदीस। अहले हदीस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, ठीक है ना, ये पूरा इसका, ये जितने आपने शाहीन बाग में देखे थे ना, वो सब वो नेटवर्क है गजवाए हिंद का। रास्ते रास्ते इनके अलग अलग है। अलग अलग है। मैंने एक छोटा सा, बहुत जल्दी जल्दी कुछ चीजें मैंने लिखी हैं। देखिए, इसमें इसमें इस्लामिक टेररिज्म में बुरहान वानी, वो किस एजेंडे के लिए लड़ रहा है? आप अजमल कसब किस एजेंडे के तहत पाकिस्तान से आया? मुस्लिम पॉलिटिशियन में आजम खां, शाहबुद्दीन ओवैसी, इनकी लाइन देखिए। फिर इस्लामिक स्कॉलर इकबाल ने क्या किया? मोहम्मद इकबाल ने मिल्ली तराना लिखा। इस्लामिक स्कॉलर थे कैफी आजमी, जिनको आज उनके नाम से ट्रेन चलती है। कैफी आजमी ने लिखा अगली ईद पाकिस्तान में। तो आप यहां लेफ्ट के चेहरे में रहे। अजहरुद्दीन, जब उनको कैप्टनसी दोबारा नहीं मिली तो कि मैं मुसलमान हूं। तो ये आपको नहीं लगता है कि लुटेरा, डाकू, मर्डरर, छोटा चोर, बड़ा चोर, इस यूनिवर्सिटी में बैठे हुए, स्पोर्ट्स में बैठे हुए, सब जगह का एक ही एजेंडा है? सब जगह का एक ही एजेंडा है। तो आप क्या, आपको लगता नहीं क्या कहते कि ये एक एक जो आप बार बार कहते रहे कि भाई गजवाई फ्रांस क्यों नहीं होता, गजवाई चीन क्यों नहीं हो रहा? अगर ये है तो उसके सब ये कंपोनेंट है सर। अतीक इज नॉट जस्ट ए क्रिमिनल, उसने लूटा और फिर ये दिया जा रहा है कि सर उसने मुसलमानों को मारा होगा, हमसे क्या मतलब है? अरे भाई, जब आप क्राइम में होते हैं, जी। क्राइम में होते हैं तो आपका जो क्राइम सिंडिकेट होगा, आप केवल मुसलमान से ही तो काम नहीं करवा सकते ना। उसमें तो आप उसमें राजनीतिक को भी साथ में रखेंगे, उसमें आप हिंदुओं को भी रिक्रूट करेंगे। ताकि आपका उससे एजेंडे। उससे क्या, हमने ये कब कहा कि वो हिंदू क्रिमिनल नहीं हो सकता है? लेकिन हिंदू क्रिमिनल होकर के किसी गजवाए हिंद का लेकिन एजेंडा नहीं चलाता सर। लेकिन उसको ये नहीं मालूम होता, वो सिर्फ क्राइम सिंडिकेट में है, लेकिन गजवाए हिंद का जो ये मैंने वही कहा जो आप ठीक है जिसकी ना, तरफ इशारा कर रहे हैं। गजवाए। अब अतीक अहमद का मतलब कम से कम सुना है मैंने कि 400 से 500 करोड़ का तो उसका प्रॉपर्टी इस सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 11 करोड़ की तो अभी हुई हाँ, है। हाँ, 11 करोड़ की तो अभी उसका हुई है। मतलब ये तो इतना अभी अभी शुरू हुआ है सर। इतना बड़ा इसका ये था। मेरा कहने का ये है कि देखिए, ये पूरा नेटवर्क है, इस नेटवर्क में मैंने बोला कि लश्कर तोयबा भी है, जैश ए मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन, ये सारे हैं। इन लोगों का काम क्या था कि जिहाद के लिए, आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान कोई पैसा वैसा नहीं देता इनको। पाकिस्तान वो तो नंगा भूखा नंगा, हाँ, वो इनको पैसा नहीं देता। भूखा नंगा कभी पैसा नहीं वो देता। इस्लाम देता है इनको। हाँ, वो इस्लाम भी हम ही उनको देते हैं, हम ही देते हैं उनको। ये देवबंद, ये सब जितने ये नालायक जगह है ना, ये सब तो देवबंद तो यहाँ भी, देवबंद की हाँ, ब्रांच वहां पे है, हाँ, तो कौन ब्रांच सी भी है, कोई मसला? हाँ, जमायते इस्लामी, जी जी वो जी। सब अहले हदीस, बस वो जमीन अहले का फर्क है, बाकी तो फिलॉसफी तो एक ही अहले है। अहले हदीस। यहाँ पे क्या है, और मैं शायद 3-4 साल हो गए, मैं इन सब चीजों पे नोट करके एक डायरी, मतलब एक मेंटेन करता हूँ। उसमें मैंने एक कहीं मैंने किसी रिपोर्ट को मैंने दर्ज किया था कि आईएसआई से इनको एक और ये आया था कि अब हमसे कभी ये फिनेंशियल सपोर्ट की उम्मीद मत करो, ठीक है? तुम माले गनीमत, मुझे उस समय मालूम भी नहीं था कि ये माले गनीमत क्या होता है, वो भारत के अंदर से ही उगाओ। समझ रहे हैं? तो माले गनीमत का आप देखिए, माले गनीमत आपको मालूम है कि
जिहाद में जब भी कोई युद्ध में ये होता है तो युद्ध के बाद ये तो जो लूटता है सामान जो उसको जो आपस में हाँ, बांटा जाता आपस में जो बांटते बांटा हैं, जाता और वो किस रेशियो में बांटा जाएगा मैंने आपको बोला है है कि जी। इनके इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में, इनके इनकी मजहबी ग्रंथों में लिखा हुआ है, ठीक है ना। नहीं, उतनी पर जितनी हाँ, इतनी युद्ध बिल्कुल हुए बिल्कुल प्रॉफिट बिल्कुल। मोहम्मद के जमाने भी, उस जमाने भी हिस्सा नहीं बांट नहीं, होता वो था। बिल्कुल वो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि इसकी बांट कैसे होगी। तो ये कुछ नहीं, ये चाहे अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, ये बाकी हो, ये माले गनीमत करके एक अपना ये आईएसआई का ये नेटवर्क, ये जिहादी नेटवर्क चला रहे थे। अब इस नेटवर्क में क्योंकि पॉलिटिशियंस को भी फायदा दिखा, और ये तो मैंने बोला ना, ये जितने राजवंश वाले हैं ये घटिया है, ये किसी किसी संस्कार के ये थोड़ी लोग हैं, ये तो घटिया मानसिकता वाली लोग लोग हैं। इनको राष्ट्र और इससे क्या लेना देना। तो ये लोग उस पूरे जो प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा बन जाते हैं। अब आप बताइए, और मैं एक बात बता देता हूं आपको जी। कि ये मत समझिएगा हम्म, और ये कोई ना समझे कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको बात समझ में नहीं आती। इनको ये समझ में नहीं आती कि ये अतीक अहमद और अंसारी का फाइनल एजेंडा क्या है, या शहाबुद्दीन का। ये सब जानते हैं। अगर ये जानते नहीं होते तो बिहार का मुख्यमंत्री पाकिस्तान क्यों जाएगा? ठीक है। अब्दुल बसित था ना, बस। बासित, उसने इनविटेशन भेजा था इसको, अखिलेश यादव को, पाकिस्तान आने के लिए। क्यों भेजेगा? यूपी का पाकिस्तान से बॉर्डर है। सर, आप एक बात कहते रहे है, हैं, मैं है। एक आप ही की बात को ऐड कर रहा हूँ। नटवर सिंह ने अपनी किताब में ये बात बड़ा साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तान के जितने डिप्लोमेट होते हैं वो सिर्फ नौकरी करने नहीं आते, वो एक मिशन पे होते हैं। उसी मिशन के तहत अब्दुल बासित ने इस देश में कौन कौन जो फॉल्ट लाइन है उनको वो इकट्ठा करते रहते हैं। कोई नई बात नहीं है सर ये। नहीं, आसाम में कौन मैं तो आदमी। खुद मैंने देखा है। मैं लखनऊ में एक राजस्थान पत्रिका, अब कई साल हो गए, राजस्थान पत्रिका के कॉन्क्लेव में था मैं। तो मेरा जो था पोस्ट लंच था, और मैं उसमें एक कश्मीर का पॉलिटिशियन जो कि श्रीनगर का मेयर भी बना, ठीक है, यंग, मैंने देखा कि वो बसित के साथ उठा, कहीं गया, 3 घंटे के बाद वापस आया। ठीक है। तो ये पूरा जो नेटवर्क है, मतलब यूं ही कोई थोड़ी पाकिस्तान चला जाता है। किसको किसको खुश करने, ये सब इनको मालूम है। आपने कह दिया बाटला हाउस एनकाउंटर ये था, आपने कह दिया वो तो विदेशी महिला बस रोते रही वो बाटला हाउस एनकाउंटर पे। किसको मैसेज आप दे रहे हैं? ये भी दहशत में, ये भी दहशत में। और इसीलिए जो लोग, जिन लोगों ने चुप्पी साधा हुआ है, या इस बात को खुल के नहीं इसकी निंदा कर रहे हैं, इसकी अतीक अहमद की, वो वही लोग हैं जो कि इस पूरे जिहादी प्रोजेक्ट का किसी न किसी रूप में वो उसका हिस्सा बेनिफिशियरी है, है। इसका हिस्सा है। मेरे लिए एक बहुत ही गंभीर मामला है, और मैंने आपसे पहले भी इस पर चर्चा की है कि एक रेड कॉरिडोर तो है ही, वो पहले से है। रेड कॉरिडोर, और ये आप देखो जिहादी क्राइम कॉरिडोर। अगर ये दोनों कॉरिडोर को आप किसी नक्शे पे लगा के देखें तो आपको स्थिति बहुत गंभीर दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात आज ये है कि इस गजवाई हिंद के प्रोजेक्ट को, हम इसको लॉ एंड ऑर्डर उसको बहुत लो प्रोफाइल की लेके। समस्या यस। इसको, कि हिंदुओं का अगर मान लीजिए अगर हिंदू नहीं मारा गया होता तो ये क्या पैरेलल आप ड्रॉ कर रहे हैं? मतलब जिहाद और हिंदू क्रिमिनल में क्या
एक जिहादी क्रिमिनल और एक हिंदू क्रिमिनल, आपने आपने खुद ही अंतर बता दिया आपने। वही मैं कह रहा हूँ कि हिंदू क्रिमिनल है, वो क्राइम करते हैं, पैसे लूटते वो हैं, वो आज ही एक विधायक पे हमला हुआ है, बाल बाल बचा है वो छत्तीसगढ़ में, माओवादी का। तो उसको तो आप नहीं बोल रहे हो कि वो क्रिश्चियन है कि हिंदू है कि क्या है, आप तो नहीं बोल रहे हो उसके बारे में। ये कौन सी मानसिकता है? तो इसको मैं पूरे इस दहशतगर्दी के नजरिए से मैं देख रहा हूं। और इसमें जो रवैया रहा है, मुझे तो न्यायपालिका से मैं क्या कहूँ, मेरी श्रद्धा खत्म हो गई कि एक दर्जन जज बोले कि मैं सुनूंगा ही नहीं, और फिर आप कहते, आप लोग कहते कि पर न्यायपालिका नहीं, निष्पक्ष है। नहीं कि परिभाषा बताओ, व्हाट इज टेररिज्म What is- लैंग्वेज। नहीं नहीं। आप इतनी अंग्रेजी, अभी वो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, वो समलैंगिक मैरिजेस का है ना। हाँ, अरे थोड़ा अंग्रेजी सुनिए। आए हाय हाय हाय, आए, पता चल जाएगा क्या वो है। ये अंग्रेजी बोलते ना उस समय वो 12 जजों के लिए, आज पूरे मतलब क्या अंग्रेजी, और क्या ये कि शादी की परिभाषा बदलती रही है। ये बताएंगे। नहीं नहीं, वो बोला जा रहा है। वो पूरा देश देख रहा है ना, वही हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना। कि शादी की परिभाषा बदल रही है। तो बोलो क्या मैं बोलूं, फिर लोगों के बाप की भी परिभाषा बदल रही है कि बाप कौन होगा, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी भी ये परिभाषा तो ये बदल सब रही कुछ है। बदल देंगे, यही तो भगवान है, और कौन है? इन्हें भगवान की तरह मान लिया गया, ये भगवान है। और आपने एक बात कहा पुष्पेंद्र जी, आपने इकबाल का जिक्र किया। इकबाल ने पाकिस्तान बनाया, जिन्ना ने नहीं। नहीं बना, या यू आर राइट। ठीक है ना? स्टिल वहां ये बहस ही है इस बात की कि हाँ। इकबाल के नजरिए से पाकिस्तान को नहीं चलाया, इसलिए और हानि हुआ। इसीलिए इकबाल इकबाल हिंदुस्तान में हमेशा आबाद रहा है, किसी न किसी रूप से इकबाल यहां आबाद रहा है। और पाकिस्तान, मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा इस बात को कहता हूं कि पाकिस्तान एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, वो एक विचारधारा है, और उस विचारधारा का विस्तार, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसकी कोई सीमा नहीं। और ये सब उसी विचारधारा के हैं। ये जितना आप जो बहस सुन रहे हो ना, यस यस ये यस। सारा उसी विचारधारा का हिस्सा है। इवन फॉर दैट मैटर, दिस सो कॉल्ड बॉलीवुड में क्या हुआ है, सारा नैरेटिव वही क्रिएट किया गया है। सर, अगर ये विचारधारा का विस्तार नहीं हुआ होता ना, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो बिहार का मुख्यमंत्री, हाँ, इसके पाकिस्तान जाने का क्या लेना देना है? उस पाकिस्तान, एक नहीं दो दो, दो दो, वो वही दो दो। और आप देखो आज जो सीमांचल क्षेत्र में, वो ओवैसी भी पहुंच गया है वहां पे। कहाँ ओवैसी, वहां एक दो लोगों की पार्टी, वो वहां 5 एमएलए जीत गए उसके। मैं वही कह रहा हूं सर, कश्मीर की मुफ्ती हो, महबूबा हो, फारूक अब्दुल्ला हो, आसाम का अजमल हो, पूरा है, पूरा का पूरा। और वो शेरो शायरी में वो 2 शेर जो शायर था, क्या कहते हैं कि ये मेहमान है, ये मकान मालिक नहीं है, वो भी तो वही सब थॉट तो सभी का वही था ना सर। हमने उस समय आपके साथ कुछ दिन पहले वो रमजान के वक्त ये किया था। जी जी जी। देखिए, उस समय मैंने बहुत पासिंग में ये इस बात का जिक्र किया था कि एक किसी ने आगजनी करने की कोशिश की, किया आगजनी एक ट्रेन में किया, कोझिकोडे में, केरला में। अब वो कोझिकोडे जो है, ये वो पूरा इलाका जो है, ठीक है ना, कन्नूर, कोझिकोड, मल्लापुरम, ये यस। वो पूरा, वो जिहादीगढ़ है। ठीक है, ये लड़का जिसने आग लगाई ट्रेन में, वो मालूम है कहाँ का था? दिल्ली का रहने वाला। शाहीन बाग में उसने बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था। क्या उभर के आ रहा है कि वो जाकिर नाइक से वो बहुत प्रभावित हो गया। तो ढाका में भी अटैक हो जाता है, जाकिर नाइक से प्रभावित होके यहां भी डाकित है। पहले केरला जो है शाहीन बाग में उठ के चला आया, अब शाहीन बाग उठ के केरला में चला आया, और वो आग लगाने, और तरीका बिल्कुल वही जैसे कि गोधरा के ट्रेन में आग लगाया गया था। तो गोधरा तो की अब आप समझ गया। यस 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 यस। अब आप समझे कि इस गोधरा ट्रेन में, हाँ, वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं था। हाँ, वो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी सर, ठीक है जो ना। उस एजेंडे के लिए और मैं बता रहा हूं कि ये
ये पूरा जो इनका जो नजरिया मैंने कहा कि हर ऐसे क्रिमिनल में ये अपना रहनुमा, जिहादी रहनुमा देखते हैं। सर आप तो रॉ के हैं, अंसारियों का सबसे बड़ा नाम, तो दूसरा बड़ा अंसारी है मुख्तार, उसका रिश्तेदार था हामिद अंसारी। व्हेन ही वाज एम्बेसडर इन ईरान, व्हाट ही डिड विद द रॉ पीपल, रॉ के लोगों के साथ इसने क्या किया, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की कि नहीं की? तो जो जहां बैठा है वो सर वही वही कर रहा है ना। वो राइटर हो, वो शायर हो, वो खिलाड़ी हो, वो पॉलिटिशियन हो, वो क्रिमिनल हो, वो बिजनेसमैन हो, सब तो यही कर रहे हैं सर, और क्या कर रहे हैं? हम उनको, हमारे हमारे यहाँ के लोगों की आंखों पे मोतियाबिंद है, तो जो इस तरीके से, और जो समाज से भी चाहते हैं कि वो भी ये देखें। मुझे खुशी है कि कम से कम इस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, और आज मीडिया के ऊपर भी एक प्रेशर है, इतना जबरदस्त प्रेशर है कि वो भी इस देश की मेजोरिटी की लाइन से अलग नहीं हट रहा। आपने मीडिया का जिक्र किया जी पुष्पेंद्र जी जी, थोड़ा इस पे भी विचार कीजिएगा, गौर कीजिएगा कि आज किसी ने एक बड़ा अच्छा एक टर्म यूज किया, लश्करे मीडिया। लश्कर मीडिया। ठीक है, ये बताइए कि जब वो साबरमती से वो चला था अतीक अहमद, ठीक है, तो वो ऐसे मीडिया उसके पीछे पीछे थी जैसे कि कोई बहुत बड़ी रथ यात्रा निकली, रथ यात्रा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके पीछे मुझे उस वो इनका व्यवहार बहुत बहुत रहस्य से भरपूर लगा मुझे, कि कहीं वो इसको बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे, कि इनको क्या ये था कि कहीं ऐसा ना कि ये मारा जाए, या कोई षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं थे, क्योंकि बाद में भी जब वो मारा जाता है तो वो फिर कहीं ना कहीं वो मीडिया की आड़ में ही वो मारा जाता है। नहीं नहीं, लेकिन आज जो मारा गया है, बीबीसी उसे रॉबिन हुड बता रहा है। ओ, उन्होंने कहा ये रॉबिन हुड था। अच्छा, बीबीसी ने अपने उसमें एक इस पर भी मैं ये ना, इससे घटिया बात नहीं हो सकती। जो रॉबिन हुड होते हैं ना, पहले अपना पेट भर लेते हैं, ठीक है, और इनकी बीबियां भी बता रहा हूं मैं, ये भी टेररिस्ट बन जाती हैं। आप एक वो किताब पढ़ लो, इशरत वो जहां कौन थी। नहीं, इशरत जहां कौन थी, ये आप पढ़ लो, वो क्या है, फ्रॉम अरे कहाँ, फ्रॉम बॉम्बे टू मुंबई टू बैंकॉक, क्या ऐसे ऐसे एक किताब है उसमें, उसमें आप देख लो कि ये जितने ये टेररिस्ट होते हैं इनकी बीबियां भी वैसी हो जाती तो इसकी बीवी भी तो यही है, वही है, इसकी बीवी यही है ना। वो तो बताया जा रहा है कि अल्लाह बुर्का पहन करके वो तो पूरा एम्पायर चला रही है, भागी हुई है। हाँ, बीवी बताए, एक औरत के नाते, औरत की जो अपनी मानसिकता होती है, उसके बावजूद देखिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लोग जो आज ज्ञान दे रहे हैं बैठ करके कि उसका इनकाउंटर क्या हुआ, वो इस देश में फूलन देवी का जब इनकाउंटर हुआ तो जज साहब ने नहीं पूछा था। वो तो एमपी थी, सिटिंग एमपी थी, और दिल्ली में हुआ था। सॉरी, मुझे याद है क्या, फ्रॉम बाइकुला टू बैंकॉक, बाइकला टू बैंक, ठीक है ना, और बाइकला वही कॉन्स्टिट्यूंसी है मुंबई में जहां से जिन्ना कहा ना, चुनाव जीता था। बिल्कुल, वहां वहां पाकिस्तान उसी तरह से जिंदा है। उस दिन से लेके आज तक वहां से मुसलमान के अलावा कोई चुनाव नहीं जीता। जी, वो बाइक में, हाँ, वो आज पाकिस्तान, वो मतलब एक वो गढ़ है पाकिस्तान। अब आप बताइए कि हम इसकी बात कर रहे हैं कि कितना अच्छा है, यहीं से पैसा उगाओ, यहीं जिहाद करो, पूरा बॉलीवुड से पैसा इकट्ठा करो, एक्सटॉर्शन करो। और इसका एक और ये है, आप देखिए एक्सटॉर्शन, ये आपको तो मालूम है कितनी बड़ी एक्सटॉर्शन इंडस्ट्री चलाता था वो, पूरे रिकॉर्डिंग्स आ रही है इसकी। आप सोचो कि जब इस तरह का भय का माहौल हो तो आपके यहाँ कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? ये तो किसी को नहीं छोड़ता था। नहीं नहीं, वो फिर आपके यहाँ तो नहीं करेगा, वो तो अतीक में इन्वेस्ट करेगा। हम भौतिक में इन्वेस्ट करेगा। तो आप देखिएगा कि ये कॉरिडोर अब धीरे धीरे ये साफ हो रहा है, और अब आप जो विकास देखेंगे इस इस सफाई के कारण, आप देखिएगा कि ये विकास पहले से कई गुना अब ज्यादा होगी और बड़ी तेजी से होगी। सिंह साहब, आपने बहुत सारी वो बातें बताई हैं जो इस देश में लोगों को नहीं पता, जो लोग नजरअंदाज करते हैं। और मुझे तो इस बात की भी खुशी है कि जब आपने फर्स्ट एडिशन लिखा नो द एंटी नेशनल्स का, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये हमको चीजें पता नहीं। अभी आपने दूसरी किताब लिखी है द जिहादी प्लस। तो आपकी जो एनालिसिस होती है वो फैक्ट बेस होती है।
बहुत इमोशनल नहीं होती, बहुत रिटोरिक्स नहीं होते। जनरली लोग जो है एनालिसिस करते में जरा सा कैरिड अवे हो जाते हैं, और लोगों को बिरयानी अच्छी लगने लगती है, चिकन बिरयानी अच्छी लगने लगती है, फिर उससे वो पर्सपेक्टिव बनाते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि इस देश में ये चीज इतने पीक पे पहुंच गई है कि अगर कोर्टों ने अपना काम किया होता तो आज अंसारी और मुख्तार अंसारी और आजम खां और शहाबुद्दीन ये नहीं पैदा होते? आज जो छोटी छोटी चीज पे कोर्ट है, आज कोर्ट में 5.5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं। लोगों की 30-30, 40-40, 3-3 पीढ़ियां निकल गई, इनको सुनने का मौका नहीं है। ये राफेल पे सुनेंगे, ये एक समलैंगिकता पे सुनेंगे, इतना इंटरेस्ट है इनको समलैंगिकता के ऊपर। मेरा कहने का सेंस ये है कि स्टेट ने सरेंडर कर दिया। आप देखिए कि स्टेट में पुलिस है, जुडिशरी है, सारे लोगों ने अगर अतीक को पकड़ने से मना कर दिया या उसकी बात के खिलाफ कोर्ट में सुनना तो स्टेट तो है ही बची नहीं ना। और मैं आपको और वो पार्लियामेंट पहुंच करके लॉ मेकर बन गए। आपने आज अभी बीबीसी का जिक्र किया, पाकिस्तान के सिलसिले, ये अतीक के सिलसिले में। देखिए, ये बीबीसी, ब्रिटेन, अमेरिका, ठीक है, ये सब, इनको पाकिस्तान के लिए बहुत मोहब्बत है। जब ब्रिटेन की बात करते हैं तो बीबीसी की भी बात करते हैं। वो मोहब्बत इसलिए है क्योंकि इन्होंने ही एक स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव के तहत इन्होंने पाकिस्तान बनवाया था। सर ठीक आप है, इसमें तो इसलिए कोई भी, चाहे वो कश्मीर हो जहां पाकिस्तान का इंटरेस्ट हो, अतीक हो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ हो, या कोई ये हो, इनके लिए वो इनको उसके लिए, इन तत्वों के लिए इनको बहुत सहानुभूति है। सर मैं इसको दूसरी तरह से कहना चाहता हूं। जितनी भी बड़ी बड़ी लोग यहां आए, जो भी सभ्यताएं लेके आए, उनको सनातन सभ्यता से एक डर है। उस डर के कारण उसको तोड़ने वाली हर शक्ति के साथ ये खड़े हुए, चाहे वो इस्लाम के नाम पे हो, पाकिस्तान के नाम पे हो। आज भी इन्होंने लूटे ही ना। अंग्रेजों ने आकर के क्या लूटा? ये बड़े ह्यूमन राइट की बात करते हैं, दो दो फेमिन इन्होंने बंगाल में आर्टिफिशियल क्रिएट किए। इन्होंने यहां गुरुकुल समाप्त किए, यहां की संस्कृति को तोड़ा। उस संस्कृति के इमरजेंस से भी एक डर है, मुझे लगता है दुनिया को। नहीं, इसका सबसे बड़ा क्या कारण क्या है कि बौद्धिक रूप से सनातन जो है वो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है ना, हम हमेशा इसकी चर्चा करते रहे कि कितना वैज्ञानिक है हमारा जो सिस्टम है। सब कुछ यहीं से लिया लिया गया। आप विज्ञान का ऐसा कोई पहलू नहीं है, हम टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, उस पर भी बहुत डिबेट हो सकती है। अगर आप पॉलिथीन बनाना टेक्नोलॉजी आप समझते हैं तो ऐसा टेक्नोलॉजी हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना। लेकिन विज्ञान का जितनी जो मूल जो सिद्धांत है वो बड़े हमारे यहाँ सटीक है, ठीक है। इससे लोगों को बहुत डर लगता है। वही कहा, इसीलिए हर उस चीज को प्रमोट इससे किया। इससे इससे आप देखोगे, ये कोई बहुत मैथमेटिशियन, ये साउथ इंडिया में ही क्यों इतने ये होते हैं? वैज्ञानिक आप देखोगे कि मैं, और भी होते हैं, ये साउथ इंडिया में जहां पर हिंदुइज्म इंट्रेंच्ड है वहां पर क्यों होते हैं? आप किसी को देख लो, रामानुजम और क्यों नहीं कहीं पैदा होता है? तो जब कोई जैसे ऐसे ये समलैंगिक के उसके शादियों की लोग बात करते हैं और कहते हैं कि परिभाषा बदल गई, ठीक है ना, हमारे यहाँ किसी चीज की परिभाषा बदलने की जरूरत नहीं। आप अपनी परिभाषा बदलिए। क्या इसी तरह कितने साल तक अंग्रेजी में ये बकवास चलता रहेगा ये सब? और कितने साल से ये तक ये हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का ये बकवास चलता रहेगा? कितने साल तक भारत का इतिहास ऑक्सफोर्ड और वहां पर लिखे जाएगा? और जो लोग बहुत ज्यादा बुकिज्म सीख किया है हार्वर्ड से, अपने परिवार में रखिए, और हो सके तो अपने परिवार में ही प्रमोट कीजिए समलैंगिक शादियां। बट मेरी बात समझ, मैं इसलिए इस बात पे गुस्सा हूं कि जो लोग इतने कायर हैं कि एक दहशतगर्द का आप केस सुनने से भागते हैं, आज आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।
क्योंकि उनको मालूम है कि इस पे कोई रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए सबरीमला पे भी ज्ञान दे रहे हैं, हिंदुत्व की परिभाषा पे भी ज्ञान दे रहे हैं, सब पे ज्ञान देते हैं। ये मैं वही तो कह रहा हूं ना। वो इसीलिए मैं कह रहे हैं, वो महिला क्या, जोसेफ जो महिला है, जी जी। माननीय जज साहब ने उसका साइंटिफिक वो सुन ले तो उसको, रीजन नहीं सुनना चाहते है? उसका साइंटिफिक रीजन क्या ना, है? इस जोसेफ को सुनना आप चाहते हैं। आप कहेंगे सारे मजहब बराबर है साहब, सारे वो बराबर, आपके कहने से कैसे बराबर हो जाएगा? सिर्फ एक बस चली चलाई लाइन देना, क्योंकि कोई दूसरा प्रतिकार नहीं करता है। है? एक शांत बैठा हो तो उसे आप कायर और डरपोक समझते हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि ये पूरे अतीक का मामला जो है, आखिरी में मैं यही कहूंगा कि इसको सिर्फ और सिर्फ जिहादी दहशतगर्दी के आईने, ये प्रिज्म से इसको देखना चाहिए इसको। इट्स नॉट ए सिंपल क्राइम। नो ये नो कोई नो लॉ नो एंड ऑर्डर की नो प्रॉब्लम नो नहीं नो है। नो नो, इसमें राजनीति भी है, इसमें राजनीतिक परिवार भी है, इसमें क्राइम भी है, इसमें एक्सटॉर्शन भी है, इसमें पूरी कोऑर्डिनेशन है, यहां से लेके आपको इलाहाबाद से लेके मैंने कहा असम तक पूरी इसमें पूरी कोऑर्डिनेशन भी इसमें एक है। आइडियोलॉजी साथ चल रही है, एक मिशन साथ चल रहा आइडियोलॉजी है। है इनका, पाकिस्तान से भी इनका लेन देन है। उसमें एक मिशन साथ आप चल रहा है। बताइए, ये क्या अंसारी को पाकिस्तान से हथियार नहीं आए? आपको मालूम है? ये अतीक को ये भी एक मैंने सुना है कि योजना थी पुलिस को, इसको वहां पंजाब से ये मंगवाता था, ये ड्रोन के जरिए जो अभी हाँ, आ रहे ये भी थे, खबर थी, ये भी वहां खबर। से भी ये हथियार मंगाता था। तो नारकोटिक्स जिहाद में ये हथियार इनका आईएसआई से, ये तमाम जमायती इस्लामी वगैरह से सब, इसीलिए सब इतने, आपने कहने कि इन्होंने चुप्पी क्यों साधी हुई है, या मातम क्यों मना रहे, इसीलिए मातम कर रहे, ये मना रहे। यानी और इसी एक तरफ ये होते हुए भी सर तन से जुदा की लाखों की भीड़ घूम रही है सड़कों पे, सब एक ही एजेंडा है ना सर। मुझे खुशी है सिंह साहब कि इस इशू पे, इस एस्पेक्ट पे हमारे यहाँ लोग नहीं बोल रहे, और टेलीविजन के अंदर भी एक उनकी अपनी मर्यादा भी है। और ये इस तरीके से जो काले कोट वालों ने अपना एक टेरर बना रखा है कि एक वो अपना साथी अजीत भारती, उससे साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया साहब, उसको तो भेज दिया, उसने कोई बात कह दी। और जो खुलेआम आप रोते घूम रहे हैं, आपसे सुनवाई नहीं हो रही, आप बंदूक की वजह से डरे हुए घुसे बैठे हुए हैं, चार चार ब्लैक कैट से, तो आप कोर्ट आते हैं, आप में हिम्मत हो, अगर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते तो पैदल चल के दिखाए ना, घर आए और कोर्ट में फैसला दें और फिर घर चले जाएं। अगर इतने ईमानदार थे तो कश्मीर के अंदर जिस जज ने फैसला सुनाया था, उसकी तो चौराहे पे गर्दन काट दी थी इन्होंने। तब ये कोर्ट वाले कहां चले गए थे? एक और बात बता दो, ये पूरे कोरोना के बीच में सबको प्रिकॉशन लेना चाहिए, सबको मतलब केयरफुल रहना चाहिए, ये सब किस चीज से? कोरोना से? नहीं, कोरोना कोरोना जब अपने पीक पे था, जी। लेकिन आपको मैं बताऊं, मैं देख रहा था, सब लोग परहेज कर रहे थे, लेकिन जितना डर मैंने जज साहब लोगों में देखा ना कोरोना में, उतना मैंने किसी को नहीं देखा। कितने कोरोना से डरे हुए थे? हाँ, मतलब ये जिस तरह से वो 12 जज ने वो कर दिया ना, दहशत में हम्म। थे, वैसे ही तो ये दहशत में भी शायद जल्दी आ जाते हैं ये, तो ये तो ना बने ना। ना ना किसने कहा कि चचा ताऊ को बनाओ, फिर बेटे को बनाओ, फिर सगे भाई को बनाओ, एक पूरा का पूरा 20-25 परिवारों का दुकान चल रही है। और अगर इनके यूपी में इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तो ये कोरोना की तरह ही फैल रहे थे, ये जितने ये जो जिहादी क्रिमिनल्स जो है, वो बिल्कुल उसी तरीके से फैल रहे थे। और पर अगर आप यूपी का नक्शा देखो तो इतना डिस्टर्बिंग है। आप वेस्टर्न यूपी में आप जानते हैं, ये तो पूरा जो पूरा पूरा। चार चार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो यस जीत के यस आते यस हैं, यस यस यस। सबका पाकिस्तान से लिंक है, ठीक है? ये संभल, ये मुरादाबाद, तीन शफीकुर चार, रहमान बर्ग जो संभल से हाँ, जीत के आता है, जो पार्लियामेंट में तीन वंदे चार। मातरम अब सुनने से वेस्टर्न उसको, यूपी से आप जैसे ही ईस्टर्न यूपी की तरफ जाते हो, उसके बाद रामपुर का जो है वो हाँ कहता है कि हाँ, भारत माता डाइंग। रामपुर में वो आ गया, और फिर उसके बाद ये क्राइम कॉरिडोर और सहारनपुर में वो था जो बोटी बोटी कर रहा कॉरिडोर। था। तो इन सबके किससे तो नेक्सेस भाई है? देखिए, ऐसा है कि मैं इतना जानता हूं कि हमें तो यहीं जीना है, यहीं मरना है, हर जन्म यही पैदा होना है इसी मिट्टी में, ठीक है? यही हमको पैदा होना है, हमारा कोई काल्पनिक दुनिया नहीं है, हमको ना कैलिफेट बनाना है। ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारी गंगा है, हमारी हिमालय है, हमारी ये विरासत है। इस विरासत के लिए इस विरासत के लिए अगर गजवाए हिंद की उल्टी धारा चलानी होगी,
तो यहीं से चलेगी, क्योंकि गजवाए इटली नहीं है, गजवाए ब्रिटेन नहीं है, गजवा चाइना नहीं है। इसलिए कम से कम हमें तो अपनी आत्मरक्षा करने का हमको हक तो है। करेक्ट। इसी तहत मैं आज आपसे, आपके साथ में हम ये चर्चा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।